Hello friends. दोस्तों, my name is Avinash Agarwal and in this video I am going to discuss with you how to ace RBI Grade B Economics and Social Issues ESI section that is there as a part of paper 2 और phase 2 of the examination. इस लेक्चर के अंदर दोस्तों मैं आपको एक पूरा स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू बताने वाला हूं कि आप RBI Grade B ESI को कैसे बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर उसके अंदर निकाल सकते हैं. So without any further ado, let us start with our discussion. So friends, we are going to use the 2023 cycle का notification as a benchmark और इस benchmark को use करके जो है मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करने वाला हूं. सबसे पहली चीज जो कि मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं वो ये है कि जो एग्जामिनेशन होगा आपका अगले साल के अंदर उसमें फेज 1 एंड फेज 2 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है डेट्स का. यानी कि आप जैसे यहां पर देख सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस ओनली ऑफ 21 डेज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. सो आपको जो तैयारी करनी है, जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जामिनेशन की तरफ, वो स्ट्रैटेजी के अंदर ये कंस्ट्रेंट, ये बॉटल नेक को आपको ध्यान में रख के आपको काम करना रहेगा कि एग्जामिनेशन के फेज 1 और फेज 2 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है. तो जो आपकी ईएसआई की तैयारी है, जो आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की तैयारी है, उसको आपको इस ढंग से जो है अप्रोच करना रहेगा कि इस पर्टिकुलर बॉटलनेक या इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट की वजह से कहीं आपका रिजल्ट अटक ना जाए. इस पूरी चीज को जो है हम इस लेक्चर के अंदर एड्रेस करने वाले हैं कि आपको अपनी तैयारी को कैसे पेश करना चाहिए, कैसे आपको उसका जो है एक अप्रोच लेना चाहिए. आगे बढ़ने के पहले बेसिक जानकारी मैं क्लियर रखना चाहता हूं ताकि अगर कोई भी नया स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसे मालूम रहे कि जो ग्रेड बी का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज रहती है. तो आपके सामने जो है मैंने सारा नंबर रख दिया है. अगेन ये 2023 का नंबर है. 2024 का नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो उसके अंदर जो है आपको एक नया प्रकार का नंबर देखने को मिलेगा. 109, 25, 17, 49, 22 टोटल मिला के 222. राइट, पीडब्ल्यू बीडी की जो कैटेगरीज है वो भी यहाँ पर बता रखी है. ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे 2024 के अंदर, बट मैं आपको एक आइडिया देने के हिसाब से इस स्लाइड को यहां पे रखा हुआ हूं. उसके बाद जो आता है हमारा जनरल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका भी मैंने आपको एक यहां पर डिटेल देने की कोशिश करी है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए. राइट, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो मिनिमम 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. राइट, तो ये पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ना रहेगा. अगर आप लोग को इसकी और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं. मूविंग अहेड फ्रेंड्स, ईएसआई के बारे में बात करूं, डिटेल में बात करूंगा दोस्तों. तो उसके पहले फेज 1 के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके अंदर एक पेपर होगा 200 मार्क्स का. उस पेपर के अंदर 4 सेक्शंस होंगे. एक जनरल अवेयरनेस का, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, चौथा रीजनिंग का. चारों ही सेक्शंस आपको बढ़िया ढंग से तैयार करने होंगे दोस्तों. उसका कारण यह है कि आपके पास कुल मिला के 120 मिनट्स होंगे, लेकिन 120 मिनट्स जो है आपको अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट करके दिया जाएगा आरबीआई द्वारा. आपको उस टाइम के अंदर ही जो है आपको उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं है कि आपने जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जल्दी जल्दी कर दिया तो क्वांट के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, या फिर इंग्लिश का सेक्शन आपने जल्दी जल्दी कर दिया तो आपको क्वांट के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा. हर एक सेक्शन के लिए टाइम अलॉटेड रहेगा, अप्रोप्रिएटली अलॉटेड रहेगा. हर एक सेक्शन के अंदर आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे दोस्तों. एज वेल एज आपको एक एग्रीगेट कट ऑफ यानी कि जो टोटल कट ऑफ है उसको भी आपको क्लियर करना होगा. उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़ पाएंगे इन फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका मिनिमम मार्क्स का जो है कट ऑफ क्लियर होना चाहिए हर एक सेक्शन के अंदर. कई सालों से मैं आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट्स की तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों. मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का फीडबैक ये रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर की वजह से पर्टिकुलर सेक्शन का कट ऑफ मिस हो गया, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो चुका था. इस प्रकार की गलती आपसे ना हो जाए, इस प्रकार का जो मिसहैप है वो आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो जब आपको दिया जा रहा है, दैट इज सितंबर 2023 के अंदर हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है 2024 साइकिल के लिए. तो अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सारी चीजों को बढ़िया ढंग से करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चारों पेपर्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, कोई भी सेक्शन को लाइटली मत लीजिए. खासकर जो क्वांट और रीजनिंग वाला सेक्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डुबा के ले जाता है, उसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिए. आप उसको अच्छे से तैयार रखिए ताकि कोई भी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन के अंदर आगे प्रॉब्लम ना हो. बात करते हैं फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन की दोस्तों. वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई 30 को पेपर था, जुलाई 9 को फेज 1 का पेपर था, यानी कि लगभग 20 दिन का डिफरेंस था.
तो बात ऐसी है कि आपने पेपर 1 फेज 1 दिया, फेज 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इमीडिएटली फेज 2 के लिए आपको बुला लिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत जल्दीबाजी के अंदर गेम आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो जो फेज 2 की तैयारी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि ये फेज 2 की जो तैयारी है वो आपको फेज 1 के पहले खत्म करनी है। तो मान लीजिए कि अगला एग्जामिनेशन जो है, थोड़ा सा पीछे जाके आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये 2024 है, मान लीजिए कि 2023 नहीं है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर 4 लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर 4 लिखा हुआ है। तो समझदारी यही है दोस्तों कि फेज 1 के पहले आप फेज 2 को तैयार करके रख दीजिए, राइट, ताकि फेज 1 जैसे ही आपका एंड हो जाए तो आप फेज 2 का रिवीजन स्टार्ट कर सकें, फेज 2 के आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकें, फेज 2 के आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें, ताकि जब फेज 2 का एग्जामिनेशन एक्चुअल में आपका हो तो आप उस एग्जामिनेशन को एस कर सके दोस्तों। ये स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हम सिविल स्टैप के माध्यम से जो है आपको ये सारी चीजें करने के अंदर मदद करेंगे। आप फेज 1 के पहले फेज 2 की तैयारी को पूरा डन करके रख दीजिए, साइड बाय साइड फेज 1 की तैयारी करिए, यानी कि आपको जुलाई 9 2024 अगर हमारा एग्जामिनेशन डेट है, सपोज कर लीजिए, तो हमारा पहला और दूसरा फेज का तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से फेज 1 के पहले हो जाना चाहिए दोस्तों। ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, नई डेट्स आएंगी, उसके हिसाब से ये चीज ट्रू रहेगी। अगर सपोज कर लीजिए कि 2024 में एग्जाम जून में हो रहा है, तो जून के पहले फेज 1 फेज 2 तैयार होना चाहिए। सपोज कर लीजिए फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस एग्जाम 2024 में मई में हो रहा है, तो मई के पहले फेज 1 एंड फेज 2 आपका तैयार होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अगर आप देखेंगे सितंबर के अंदर हम ऑलरेडी बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको तैयारी उसी प्रकार से पेश करनी है, उसी प्रकार से आगे लेकर जानी है कि आप फेज 1 फेज 2 के पहले जो है अपनी तैयारी को पूरा कर सकें, राइट। अब देखिए यहां पर एक और चीज आपको समझनी ये है दोस्तों कि जो हमारा फेज 2 एग्जामिनेशन है, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं पेपर 1 ईएसआई की, और मैं बात करूंगा हल्का सा पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। ऑल्दो अब मेरा पूरा फोकस ईएसआई के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ईएसआई है। तो जो पेपर 1 है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, उसके अंदर 2 पार्ट है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव पार्ट है 50% एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट है 50%, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है दोस्तों इस बार, कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के लिए आपको कुल मिला के 50 मार्क्स दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे। 15 इंटू 2 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क के रहेंगे, राइट। और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क के रहेंगे। जनरली ऐसा देखा गया है, आरबीआई इसको चेंज भी कर सकता है, इट्स कंप्लीटली अप टू देयर डिस्क्रिशन, बट जो अभी तक देखा गया है वो इस प्रकार का ब्रेकअप देखा गया है, 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका होता है, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, आपको इसके अंदर क्या प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको आरबीआई के ही सिलेबस के माध्यम से बताने वाला हूं। ये जो भी मैं आपके सामने रखा हूं, दैट इज फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ 2023 इटसेल्फ दोस्तों। ये कोई हमारा आविष्कार नहीं है, ये कोई हमारा इनोवेशन नहीं है। आरबीआई के नोटिफिकेशन इज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, उसी को यूज करके जो है हम लोग आगे की बात करने लग रहे हैं, राइट। जो रिमेनिंग 50% आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है दोस्तों, उस डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको कुल मिला के 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 6 क्वेश्चंस में से आपको केवल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको 15 मार्क के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसके अंदर से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। तो 15 इंटू 2 यानी कि 30, राइट, और 10 इंटू 2 यानी कि 20। तो 30 और 20 मिला के 50 मार्क का पेपर ये हो जाता है, राइट। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन 15 मार्क के दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन 10 मार्क के दिए जाएंगे। जो 15 मार्क के 3 क्वेश्चन है उसके अंदर से आपको जो है 2 सिलेक्ट करने हैं, और जो 10 मार्क के 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। कुल मिला के आपको 15 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 यानी कि 50 मार्क के क्वेश्चन आपको जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से आंसर देने, यानी कि टाइप करके आपको आंसर देना है, राइट। जो कैंडिडेट अगर 4 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है तो केवल पहले 4 क्वेश्चंस को ही इवैल्यूएट करा जाएगा। ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि आप 4 से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर कर पाए, टाइम ही नहीं बचेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपने कर दिया तो केवल पहले 4 क्वेश्चंस को जो है इवैल्यूएट करा जाएगा दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है,
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको टाइप करके देना है आंसर। डिस्क्रिप्टिव वाला जो आंसर है वो आपको टाइप करके देना है। तो टाइप करके देने का मतलब ये नहीं कि जो मनमर्जी आया कुछ भी लिख दिया। आपको हर एक आंसर के अंदर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का फ्रेमवर्क मेंटेन करना है। आपको हर एक आंसर के अंदर मेक श्योर करना है कि जो आपका ग्रामर है, जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो बेयर मिनिमम है। आपको हर एक आंसर के अंदर इंश्योर करना है कि आपका हर एक वर्ड काउंट होने लग रहा है, आप पॉजिटिवली लिख रहे हैं, प्रॉपरली लिख रहे हैं, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर आप अपना आंसर बनाने लग रहे हैं, राइट। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मैं आपको यहां पर एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूं जो कि स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू का पार्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर वर्ड लिमिट की बात कहीं पर भी नहीं करी गई है, केवल इतना बता दिया गया है कि आपको देखिए 30 मिनट दिए जाएंगे जहां पर आपको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने हैं, 90 मिनट दिए जाएंगे जहां पर आपको जो है 50 नंबर के सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना है, और कुल मिला के आपको जो 100 मार्क का पेपर है उसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे दोस्तों, राइट। मैं एक बार फिर से आपको चाहिए तो दोहरा देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसके लिए आपको आधी घंटा मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, कुल मिला के 2 घंटा मिलेगा पूरे पेपर के लिए। यहां पर वर्ड लिमिट की कहीं पर भी बात नहीं करी गई है। जो नई बात करी गई है वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं दोस्तों। जो 15 नंबर का आपका आंसर है, 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको 600 वर्ड पर क्वेश्चन टाइप करना है दोस्तों, और जो आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपको 400 वर्ड टाइप करना है। इस प्रकार का एक एक्सपेक्टेशन है जो कि कई सालों से बन गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 साल से ये पैटर्न चलने लग रहा है एटलीस्ट, राइट। तो ये एक एक्सपेक्टेशन बन चुका है कि 15 नंबर के लिए हमारे को 600 वर्ड टाइप करके देने हैं और 10 नंबर के लिए हमारे को 400 वर्ड टाइप करके देने हैं दोस्तों, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 2000 वर्ड टाइप करने हैं, क्योंकि आपको 15 नंबर के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो इसको 600 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए यहां पर आप स्ट्रेट अवे, राइट। और आपको 10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं तो आप इस 400 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए स्ट्रेट अवे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको लगभग 2000 शब्द लिखने हैं दोस्तों, टाइप करने हैं, सॉरी, राइट, लिखने नहीं है, आपको 2000 शब्द टाइप करने हैं। और 2000 शब्द टाइप करने के लिए आपको समय कितना दिया गया है? 2000 शब्द को टाइप करने के लिए आपको समय दिया गया है 90 मिनट का दोस्तों। 90 मिनट का समय आपको दिया गया है, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर लगभग 22 से 23 शब्द दोस्तों, 1 मिनट के अंदर आपको लगभग 22 से 23 शब्द सोचने हैं and type करना है। You must be able to think 22 to 23 words per minute and be able to type the same per minute, and you should be able to do this without any error. You should be able to do this with grammatical perfection. You should be able to do this with minimum spelling mistakes. You should be able to do this with a lot of obvious logic to the examiner, right? You should be able to answer the question. You should be able to meet the requirements of the question. So मैं आपको ये चीज को एम्फोसिस करके क्यों बोलने लग रहा हूं दोस्तों? ये चीज मैं आपको एम्फोसिस करके इसलिए बोलने लग रहा हूं कि स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है वो आपको बहुत ही बढ़िया जाना चाहिए, बहुत ही फाड़ जाना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर आपके मार्क्स बहुत बेस्ट होने चाहिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने होने चाहिए। एंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला कंपोनेंट है, एटलीस्ट उसके अंदर आपके पास एवरेज मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास अबव एवरेज है तो आप धन्य हैं, तो आप बहुत बढ़िया है, तो आपसे बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है इंडिया के अंदर दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए समझाने लग रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर बाय इट्स डेफिनेशन, बाय इट्स ओरिएंटेशन ईजियर रहना चाहिए आपके लिए अगर आपने सही तैयारी करी है। गिवन द फैक्ट कि 22-23 वर्ड्स टाइप करना है, सोचना है, इट इज नॉट ईजी, देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर एनीवन। वो आपके लिए भी आसान नहीं होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी उसको तैयारी नहीं करनी है, बट इट मीन्स कि आपको उसकी तैयारी ऐसे करनी है कि आप जो है उस पेपर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, और वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है, राइट। तो ये मैंने आपको ओवरऑल स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन बता दिया। मैं आपको सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन समझाता हूं दोस्तों, राइट। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो सिलेबस है एज पर द 2023 नोटिफिकेशन, वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया दोस्तों। जो हमारा सिविल स्टैप के माध्यम से जो कोर्स आपके लिए दिया जाएगा, राइट, उसके अंदर हम ये सारी चीजों को आपको कवर करवा कर देने वाले हैं। ये सिलेबस के अंदर डीप डाइव करने के पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि जो रेफरेंस मटेरियल सजेस्ट करा गया है आरबीआई द्वारा अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि वो रेफरेंस मटेरियल क्या है,
राइट तो रेफरेंस मटेरियल के अंदर कई किताबों के नाम दे रखे हैं, कई बहुत अच्छी किताबें हैं दोस्तों, जैसे उमा कपिला की बहुत अच्छी किताबें हैं, मिश्रा एंड पुरी सर की बहुत अच्छी किताबें हैं, देवराज रॉय सर की बहुत अच्छी किताबें हैं, शी एन शंकर रॉय सर की राव सर की बहुत बढ़िया किताबें हैं, पब्लिक फाइनेंस की भी बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया किताबों का जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है, आराम से आप हो, आपको कोई जल्दी नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर तैयारी करने की, एग्जामिनेशन को एस करने की, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं एक्सेट्रा है, आपके पास बहुत टाइम है, आप 2-3 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इन सारी किताबों को डेफिनेटली परचेज करिए। आपको इन किताबों को डेफिनेटली रीड करना चाहिए, बहुत अच्छा वैल्यू ऐड आपको मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बट कई बार कैसा होता है कि स्टूडेंट के पास जो है ज़्यादा समय नहीं होता है, 4-5 महीने के अंदर उससे तैयारी करनी रहती है या उससे भी कम के अंदर उसको तैयारी करनी रहती है, तो इसीलिए हमारा जो कोर्स मटेरियल है वो आपके काम आता है दोस्तों, क्योंकि हमारे कोर्स मटेरियल के अंदर इन किताबों के अंदर से काफ़ी अच्छा कंटेंट को हमने जो है एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रख दिया है एक जगह के ऊपर इन सिस्टमैटिक मैनर। ये किताबें कभी भी आरबीआई के एग्जाम के लिए लिखी नहीं गई थी, आरबीआई के एग्जाम के अंदर इन किताबों को जो है रेफरेंस के तौर पर बताया गया है, यानी कि इन किताबों के अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो काम का नहीं है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि होना चाहिए बट नहीं है। तो वही सारे जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स जिसे हम कह सकते हैं, उन सारी चीज़ों को टैकल करके जो है हमने हमारा कोर्स मटेरियल बनाया है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो कि आपको इंडिया के अंदर कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ना मैं सिखा सकता हूं, ना कोई और सिखा सकता है। वो ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और उसको जो है अच्छे से आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम आपको करंट अफेयर सिखा देंगे, लेकिन हम आपको न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं देने वाले हैं दोस्तों। हम आपको मैगजीन्स की समरी बता देंगे, लेकिन मैगजीन का जो ओरिजिनल आर्टिकल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम अप्रिशिएट हम आपको नहीं करवा सकते अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो जो भी पीरियोडिकल्स है, बुलेटिन्स है, योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन है दोस्तों। यहाँ पर ईपीडब्ल्यू मैगजीन का नाम लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, इंडिया टुडे मैगजीन का नाम लिखा हुआ है। इन दोनों मैगजीन्स से बहुत बेहतर योजना मैगजीन है दोस्तों, क्योंकि योजना मैगजीन के अंदर आप मानेंगे नहीं दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है उसको एकदम ध्यान में रखते हुए जो है आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना मैगजीन को बनाया जा रहा है ताकि आरबीआई के बच्चों को आसानी हो जाए, बट योजना मैगजीन का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इंडिया के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस उन्हें कैसे टैकल करा जाने लग रहा है एक्सेट्रा को ध्यान में रखते हुए योजना को तैयार करा जाता है, राइट। तो आप योजना मैगजीन को यहाँ पर जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि इन रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इन रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए, राइट। लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो भी है उनको समरीज को पढ़ना चाहिए। हम आपको समरीज भी प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा की समरीज एक्सेट्रा हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आरबीआई वेबसाइट, आरबीआई नोटिफिकेशंस को आपको पढ़ना चाहिए, हम भी आपको वो चीज पढ़ाएंगे, सारी चीजें हम आपकी करवाएंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, कमिंग बैक टू द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रकार का आपका पेपर बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रकार का जो आपका ईएसआई का पेपर बनेगा, उसके अंदर कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, राइट। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी अच्छा स्टूडेंट है वो पक्का नोट डाउन करेगा। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, राइट, एंड आरबीआई जो भी नोटिफिकेशंस निकालने लग रहा है अपने वेबसाइट के ऊपर, राइट, एज वेल एज पीआईबी के अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्रेस रिलीजेस आने लग रहे हैं, इन सारी चीजों को यूज करके, इन सारी चीजों को मिक्स करके जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि किसी बच्चे ने अगर मिस कर दिया तो उसको प्रॉपर मालूम पड़ जाए। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, जो न्यूज़पेपर के अंदर करंट अफेयर्स आता है रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जो आरबीआई नोटिफिकेशंस रिलीज करता है, पीआईबी के ऊपर जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है रिगार्डिंग इट्स स्कीम्स, रिगार्डिंग इट्स प्रोग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पांचों चीजों को यूज करके, मोटा मोटी इन पांचों चीजों को यूज करके जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया जाता है, राइट। तो ये जो पांचों आपके सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, आपको जनरली क्या करना है कि हाँ चलिए ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बात हुई है तो वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है, उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई बात कर रहा है, इंडिया की पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के स्कीम के बारे में बात कर रहा है, कोई स्कीम के बारे में बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, एनवायरमेंटल इशू के बारे में बात हो रही है, चाहे न्यूज़पेपर में हो रही हो, चाहे पीआईबी में हो रही हो, चाहे आरबीआई नोटिफिकेशन में हो रही हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू हो रही हो,
चाहे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के थ्रू हो रही हो, अगर इन एरियाज के बारे में बातचीत करी जाने लग रही है तो आपको समझ में आ गया कि आपको उसको क्यों पढ़ना है। आपको इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आरबीआई के अंदर, ईएसआई के अंदर जो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर बनेगा तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, चाहे एमसीक्यू बने चाहे डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन बने, तो वो इसी के ऊपर से उठाकर बनाया जाएगा। राइट, सपोज कर लीजिए कि आपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, आपने इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, अगर उसके अंदर कोई चेंज होने लग रहा है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपको समझना है। क्यों समझना है? इसीलिए समझना है दोस्तों क्योंकि अगर पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी के अंदर से बनाया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे हर साल निकलता है, हर साल पढ़ाता हूं, इस साल भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा सिविल स्टैप के माध्यम से। राइट, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, यूनियन बजट आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो आपको, फिर ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है बजट के अंदर, कोई भी नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन बना के पूछेगा, बहुत इजी प्रकार का क्वेश्चन बनाने के पूछेगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा है फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपने अच्छे टीचरों से पढ़ा होना चाहिए, आपने रिवाइज करा होना चाहिए, वो ऑब्वियस ही बात है। राइट, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट है, सेबी अगर कोई चेंजेस करने लग रहा है, इरडा अगर कोई चेंजेस करने लग रहा है, तो हमारे को मालूम होना चाहिए उसके बारे में। राइट, इंडियन बैंक्स का क्या रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर, पब्लिक फाइनेंस का क्या रोल है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का क्या रोल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर क्या चलने लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस डब्ल्यूटीओ क्या गेम चलने लग रहा है, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए दोस्तों। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई नई स्कीमें आने लग रही है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नए नए जो है प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे जाने लग रहे हैं, नए नए अनाउंसमेंट्स होने लग रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज के क्षेत्र के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होने लग रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर क्या बदलाव लाए गए हैं रिसेंट के अंदर समझ में आना चाहिए। क्या हमारे गोल्स एंड टारगेट से समझ में आना चाहिए। इंडिया का आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूओ के साथ क्या लेन देन है, क्या उनकी पॉलिसीज की वजह से हमारे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग रहा है, क्या नेगोशिएशंस हम उनके साथ करने लग रहे हैं, समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर से बनाकर पूछा जा सकता है। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ इंडिया ने क्या प्रकार का कोई संधि करी है, अफ्रीकन यूनियन के साथ इंडिया ने क्या करा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया कैसे नेगोशिएट कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका के साथ इंडिया क्या नेगोशिएट करने लग रहा है, और क्या प्रकार के इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज है, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड इशू है क्या, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इशू है क्या, ये सारी चीजें हमें क्यों समझनी है, इसीलिए समझनी है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर से सिंपल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज स्लाइटली डिफिकल्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है। राइट, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया समझ में आना चाहिए दोस्तों, सोशल जस्टिस की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। कास्ट बेस्ड सोसाइटी हमारी, ट्राइबल्स के साथ हमने गलत कर रखा है, पेट्रियार्कल प्रकार की हमारी सोसाइटी है। सोशल जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जेंडर इश्यूज को ध्यान में रखते हुए भी सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, क्या प्रकार की स्कीम्स है, क्या चैलेंजेस है, कैसे टैकल करने लग रहे हैं, कैसे करना अच्छी है। हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही जा रही है, पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ते जा रहा है, एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे को मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स क्या है, मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, इतने सारे प्रकार के धर्म, इतनी भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग प्रकार की हमारी आबादी है, इतना डाइवर्सिटी हमारे पॉपुलेशन के अंदर, वी आर एबल टू सी हाउ आर वी सपोज टू मैनेज दिस डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, हाउ आर वी सपोज टू हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। सो दिस एंटायर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू सिलेबस, इफ यू go through it, right, it's a very vast syllabus obviously, right, and as you are seeing that the suggested reference material that has been provided in the RBI notification, it is very diverse, right. So obviously if you are preparing for this kind of an examination, if you are preparing for this syllabus, तो आपकी जानकारी बहुत विस्तृत होनी चाहिए, आपको बहुत इलेबोरेट तरीके से बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, राइट। और मालूम होने के साथ साथ आप डिलीवर कर पाने चाहिए कि आप जो ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाने चाहिए, जो डिस्क्रिप्टिव प्रकार का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करवा पाने चाहिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि सपोज कर लीजिए कि अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी एग्जाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो अगर मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताऊं दोस्तों, राइट, और आप लिख लीजिए, अगर अच्छा स्टूडेंट है तो लिख लेगा दोस्तों। कई स्टूडेंट्स का कैसा होता है ना दोस्तों कि वो बिना बेस बनाए आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो वो बहुत बेवकूफ़ी होती है, नहीं बन पाता है दोस्तों, राइट। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को आप अच्छा करना चाहते हैं, राइट, अन्य एग्जाम्स के अंदर भी आपको काम आएगा। और अगर आपने सपोज कर लीजिए कि एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 9th 10th 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए।
इकोनॉमिक्स की 9th 10th 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो भी अच्छा स्टूडेंट है वो लिख रहा है कि उसको 9th 10th 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। 2-3 दिन का काम है दोस्तों, 3-4 दिन का काम है, राइट। आपको हिंदी में पढ़नी है, हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आपको समरी पढ़नी है, समरी पढ़ लीजिए, आपको उसका यूट्यूब वीडियो देखना है, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए दोस्तों, लेकिन कर लीजिए। एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, तो ताकि जब हम आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे को तो कुछ आता ही नहीं, हम तो ठन गोपाल है, हमारे को कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, राइट। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उसको आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, द हिंदू बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, लाइव मिंट बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस आपने उठा लिया, उसको आप डेली बेसिस पे रीड करना स्टार्ट करिए। और आप जब रीड कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए, ये सिलेबस को ध्यान में रखिए, राइट। इससे रिलेटेड कोई भी बात में आ रही है, कोई भी डिस्कशन होने लग रहा है, तो उसको आप जरूर अच्छे से गैदर करना स्टार्ट करिए, राइट। एंड डेफिनेटली जितना ज़्यादा हो सकता है आप ये करिए, और हमारे कोर्सेज एक्सेट्रा जो भी हम आपके लिए लाएंगे उनको आप फॉलो करिएगा, और सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। बट अगर आपने एनसीईआरटी को परफेक्ट कर दिया दोस्तों, और आपने न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ लिया, पर्टिकुलरली मान लीजिए कि आपने जो बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा न्यूज़पेपर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, 100% नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आपको 1%, 2%, धीरे धीरे 5%, धीरे धीरे 10%, 20, 30, 40, धीरे धीरे 50, धीरे धीरे 60, धीरे धीरे 70, धीरे धीरे 80% आपको समझ में आने लग जाएगा। इट विल टेक टाइम, 2-3 महीना लगेगा, 3-4 महीना लगेगा, बट आपकी एग्जाम के नजदीक आते आते आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होगा, मैं आपको कहूंगा यहां से स्टार्ट कर लीजिए। एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ऑफ एडवाइस दूंगा, जनरली वीडियो को बच्चा पूरा नहीं देखता है, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हुए जाना चाहता हूं दोस्तों। और वो चीज मैं आपको ये बताते हुए जाना हूं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है ना, केवल और केवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रिटिकल बॉटलनेक जो है वो ये टाइपिंग एग्जाम है दोस्तों, राइट। आपको अल्टीमेटली 2000 शब्द टाइप करने आने चाहिए 1.5 घंटे के अंदर, राइट। आप चाहे कितने भी बड़े 30 मार्क खान हो ऑब्जेक्टिव के अंदर, अगर आप डिस्क्रिप्टिव का 50% पेपर बर्बाद करके आ रहे हो ईएसआई के अंदर, 50% पेपर बर्बाद करके आने लग रहे हो एफएम के अंदर, तो आप एग्जाम क्लियर शायद नहीं कर पाएंगे। शायद को ड्रॉप कर दीजिए, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आप पूरा बर्बाद करके आ रहे हो डिस्क्रिप्टिव पेपर को। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अगर सपोज कर लीजिए कि आर्टिकल है रिलेटेड टू पॉवर्टी, आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल को आपने रीड कर लिया, आर्टिकल को बंद कर दीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपने मन से उस आर्टिकल को जो है टाइप करने की कोशिश करिए कि आपको क्या याद आ रहा है, आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा। इससे 2 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज ये हो जाएगी कि जो आपका पॉवर्टी से रिलेटेड वो आर्टिकल है वो आपके मन में छप जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बेकार सा कीबोर्ड खरीद के लेकर आइए, सेकंड हैंड प्रकार का, नया अच्छा कीबोर्ड मत यूज करिएगा। बहुत ही बेकार सा सेकंड हैंड प्रकार का कीबोर्ड लेकर आइए, उससे टाइपिंग प्रैक्टिस करिए अपने घर के लैपटॉप, घर के कंप्यूटर से अटैच करके। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको घटिया कीबोर्ड मिला तो फिर आप कंप्लेन करते हुए नहीं आने चाहिए कि हमें तो घटिया कीबोर्ड दिया गया था, हम तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कीबोर्ड घटिया होने की वजह से हमारा एग्जाम बेकार हो गया। ये सब फालतू एक्सक्यूजेज ना आप दे पाए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले ही घटिया कीबोर्ड से टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। और डेली बेसिस पे आधी घंटा अगर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस करी तो एफएम के अंदर भी आपको काम आएगा, ईएसआई के अंदर भी काम आएगा। और जो अच्छा आर्टिकल आपने पढ़ा है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसको आप अपने मन से बिना कॉपी करे, बिना देखे अगर आप टाइप करेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो भले ही आप 1 महीना देख देख के टाइप कर लीजिए या नोट्स के थ्रू टाइप कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपकी टाइपिंग की रिदम बन चुकी है, कॉन्फिडेंस बन चुका है, तो इवेंचुअली आपको किताब बंद करके, नोट बंद करके अपने दिमाग से टाइप करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी समय है, अभी कर लोगे तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू समझ में आया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे, और इसी प्रकार का शानदार कंटेंट हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। थैंक यू।